हेलो गाइस, मैं राजेश मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है मार्च का मंथ चल रहा है। ईयर एंड क्लोजिंग है। हर किसी को अपने टैक्स सेविंग टैक्स प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन काफी सारे लोग हैं जिनको यह कह सकते हो कि अवेयर नहीं है या फिर वो जानते नहीं है कि कैसे हम इसको जो अपने टैक्स की जो लाइबिलिटीज है उसको प्रॉपरली लीगल तरीके से टैक्स प्लानिंग करके हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन एज ए इंडिविजुअल और एक आम आदमी का ये आता है हर किसी के दिमाग में कि मैं अपना पैसा इनकम टैक्स के रूप में क्यों सरकार को दूं, जब मैं इतने सारे खर्चे खुद से कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई, क्यों? जो मैं पैसा कमा रहा हूँ उसमें से मैं सरकार को क्यों टैक्स दूं? सबसे बड़ा हमारा जो क्वेश्चन आता है, वाई शुड आई पे टैक्स, यानी क्यों मुझे टैक्स का पेमेंट करना चाहिए। और ये हाँ, उसके लिए कुछ आर्गुमेंट दिए जाते हैं। आई हैव टू पे फॉर माई फूड, मतलब कि जो मैं खाना खा रहा हूँ उसके लिए भी मैं खर्चा कर रहा हूँ। मैं जिस घर में रह रहा हूँ उसके लिए भी, कहीं मैं घूमने जाता हूँ तो वहां पे भी सरकार को कुछ टैक्सेस के रूप में मैं पेमेंट करता हूँ। मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर भी मेरा एक्सपेंस होता है। फॉर ऑनिंग ए व्हीकल, नॉट ओनली कॉस्ट ऑफ व्हीकल बट ऑल्सो व्हीकल टैक्स एंड वाट नॉट। मतलब अगर मैं कोई भी सामान लेने जा रहा हूँ तो हर चीज पे तो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। क्या ऐसी चीज है जिसके ऊपर मैं टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं इनकम टैक्स क्यों दूं? इवन ऑन मेनी रोड्स वन हैज टू पे टोल टैक्स। हम कहीं भी घूमने जाते हैं टोल टैक्स लगता है, फास्ट टैग के तो डायरेक्ट होता है। दे ऑल्सो से दैट इफ वी कंपेयर विद अदर कंट्रीज, यानी हम बाहर के देशों से अगर तुलना करें यूएसए एंड यूके से, पीपल गेट सोशल सिक्योरिटी एज ऑल्सो मेडिकल फैसिलिटीज वर्चुअली विदाउट एनी कॉस्ट। यानी बाहर के देशों में जो उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन इंडिया में तो भी उस लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर से क्वेश्चन आता है कि क्यों? जब मैं अपना घर पे रह रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ, ईएमआई दे रहा हूँ, वो भी मैं दे रहा हूँ, उसके अंदर भी जो टैक्स जा रहा है वो भी मैं जा रहा हूँ। खाने पीने का वो भी मैं बियर कर रहा हूँ। कहीं घूमने जा रहा हूँ, ट्रेन टिकट में टैक्स दे रहा हूँ, गाड़ी खरीद रहा हूँ, गाड़ी में जा दे रहा हूँ, टोल टैक्स में दे रहा हूँ, प्लेन की टिकट में दे रहा हूँ, हर जगह मैं टैक्स दे रहा हूँ। दवाई दवाई के ऊपर भी मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। फास्टैग, गाड़ी खरीद रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं हर जगह टैक्स ही टैक्स। और ऊपर से इनकम टैक्स। पैसा कमाना भी है, खर्चा भी करना है, और हर चीज में मुझे टैक्स देना है। एक आम इंसान कंफ्यूज हो जाता है और उसका मन करता है कि मैं इस टैक्स को कैसे बचा सकता हूँ। तो उसके कुछ लीगल तरीके हैं जिसको हम प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कहते हैं। उसके थ्रू हम कुछ हद तक अपनी जो टैक्स की लाइबिलिटी है, यानी जो टैक्स की हमारी देनदारी है, उसको हम कम कर सकते हैं। और इसका केवल और केवल हमारे पास में गिनती के 15 दिन का समय बचा है। इनकम टैक्स के अंदर जो डिडक्शंस का चैप्टर है, अंडर चैप्टर 6 है, उसमें हमें कुछ सेक्शंस दिए गए हैं जिसके अंदर हम पर्टिकुलर उनके द्वारा जो बताई गई चीजें अगर हम उसमें पैसा लगाते हैं तो उससे कुछ हद तक हमारी जो टैक्स की लाइबिलिटीज है वो कम होती है। जैसे सेक्शन 80 सी है। सेक्शन 80 सी की मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000। इसके अंदर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स बताई गई है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं अगर आप, ईपीएफ, यानी जो हम जो भी सैलरीड पर्सन है उनका जो सैलरी में से जो पीएफ का कंपोनेंट डिडक्ट होता है उसको भी हम क्लेम कर सकते हैं एटीसी में। पीपीएफ, जो हम खुद से अकाउंट खुलवाते हैं उसके अंदर जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी एटीसी के अंदर आएगा। एनएससी, सुकन्या समृद्धि का अकाउंट। ईएलएस और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, 5 साल की जो बैंक डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट होती है वो। जो भी हम बच्चों के लिए जो स्कूल फीस देते हैं, ट्यूशन फीस, वो। प्रिंसिपल पेमेंट टुवर्ड्स होम लोन, यानी जब भी हम कोई घर लेते हैं तो उसके लिए जो हम ईएमआई पेमेंट करते हैं, ईएमआई के अंदर दो कंपोनेंट आते हैं, एक प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो एटीसी के अंदर आता है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी हमने उस पर पे किया होगा। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ द हाउस, यानी जिस टाइम पे हम घर खरीदते हैं तो उस टाइम पे जो स्टैम्प ड्यूटी और जो रजिस्ट्रेशन का खर्चा लगता है वो भी हम एटीसी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। और इससे भी हमारी टैक्स लायबिलिटी को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है हमारे पास में, 80 CCC। अंडर 80 CCC इज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल, ये केवल इंडिविजुअल्स के लिए ही है। कंट्रीब्यूशन टू एन एन्युटी प्लान ऑफ द एलआईसी ऑफ इंडिया और एनी अदर इंश्योरर फॉर रिसीविंग द पेंशन, यानी हम जो भी एन्युटी प्लान जो कि पेंशन के तौर पे अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ही उस फॉर्म में हमें मिलेगा। डू रिमेंबर दैट द अमाउंट शुड बी पेड और डिपॉजिट आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स।
सबसे जो मेन पॉइंट है जो इसमें ध्यान रखने वाला है वो ये है कि जो भी हम अमाउंट जमा कर रहे हैं वो जो भी हमारी इनकम है उसी में से ही हमें करना है। सपोज मेरी इनकम 10 लाख है और उसमें से मैं 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मेरी रिमेनिंग इनकम जो फिर टैक्सेबल नेट टैक्सेबल बचेगी वो 9 लाख की बचेगी। लेकिन जो 80C, 80CCC और 80CCD1 तीनों को मिला के जो कंबाइंड लिमिट है 1,50,000 की है। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है हमारे पास टैक्स सेविंग करने के लिए, एनपीएस का टैक्स बेनिफिट। 80CCD1 of the Income Tax Act led to the deduction applicable to employed and self-employed individuals who contribute to एनपीएस एंड अटल पेंशन योजना। यानी जो लोग काम कर रहे हैं या फिर जो खुद से कुछ कर रहे हैं, यानी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर वो कुछ पैसा एनपीएस में या अटल पेंशन योजना के अंदर लगाते हैं, अंडर दिस सेक्शन एनी इंडिविजुअल ओवर 18 ईयर्स हु कंट्रीब्यूट टू एनपीएस और अटल पेंशन योजना कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ अप टू 1,50,000। अगर आप एनपीएस में या अटल पेंशन योजना में 1.5 लाख तक का पैसा इन्वेस्ट करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, तो उसका भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। हाउएवर, लेकिन दिस इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, यानी इसकी भी एक कंडीशन है। A government or a private sector employee cannot claim more than 10% of the salary। सबसे मेन पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। एक गवर्नमेंट और ए प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय कैन नॉट क्लेम मोर देन 10% ऑफ सैलरी एज एनपीएस और अटल पेंशन योजना कंट्रीब्यूशन। मतलब जो भी सैलरीड पर्सन है वो 10% ऑफ द एनुअल सैलरी से ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन को क्लेम नहीं कर सकते। कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन, लेकिन उसको इनकम टैक्स के हिसाब से बेनिफिट नहीं मिलेगा। हियर जो यहाँ पे सैलरी का मतलब लिखा है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स द लिमिट इज 20% ऑफ ग्रॉस इनकम। यानी जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये लिमिट 20% है ग्रॉस इनकम का। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है हमारे पास में इन्वेस्टमेंट का, एनपीएस टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80CCD2। यानी ये सेक्शन चेंज हो गया और वो पुराने वाला सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD1 उन सब के मिला के कंबाइंड लिमिट थी इन्वेस्टमेंट की जो हमें छूट मिल रही थी 1,50,000। अंडर सेक्शन 80CCD2 डिडक्शन इज अवेलेबल ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। यानी जो पर्सन जो जॉब कर रहा है उसका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है एनपीएस में, उसका इसके अंदर में आपको मिलेगा टैक्स का बेनिफिट। अप्लाइज टू ओनली सैलरीड इंडिविजुअल्स नॉट ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। यानी जो भी पर्सन जॉब वाले हैं उनके लिए इस सेक्शन की बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर कितना मैक्सिमम जो क्लेम हमें मिलेगा छूट में, 14% ऑफ द सैलरी, और सैलरी के अंदर बेसिक प्लस डीए। अदर एम्प्लॉयर मैक्सिमम 10% ऑफ द सैलरी, बेसिक प्लस डीए का। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 80CCD1B। दिस इज द एडिशनल टैक्स बेनिफिट ऑफ अप टू 50,000 एलिजिबल फॉर इनकम टैक्स डिडक्शन एंड वाज इंट्रोड्यूस इन द 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इन सब सेक्शंस के अलावा भी एक सेक्शन है जिसको हम 50,000 रुपए तक का अपना टैक्स और एडिशनल सेव कर सकते हैं इन्वेस्ट करके इसके थ्रू। 80D, 80D जो सेक्शन है किसके लिए, इंडिविजुअल्स और एचयूएफ कैन क्लेम सेक्शन 80D फॉर डिडक्शन, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। क्या कवर करता है 80D? जो भी हम मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं खुद के और खुद की फैमिली के लिए, जो इसमें लिमिट दी गई है हम जो क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम, इंडिविजुअल 25,000, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर योर पेरेंट्स, अगर हम पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगर पेरेंट्स बिलो 60 ईयर्स हैं तो 25,000 का मिलेगा उन्हें एडिशनल, एंड 50 ईयर्स की एंड 60 ईयर प्लस है तो उनको 50,000 प्लस का हमें इसमें एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। एक्सपेंडिचर और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स 5,000 का हमें मिलेगा। मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, जो भी हम हमारे सीनियर सिटीजन के ऊपर मेडिकल का खर्चा करते हैं उसके लिए भी इसमें 50,000 रुपए तक की लिमिट है, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू सीजीएचएस और नोटिफाइड स्कीम, इसके अंदर 25-50 जो नॉर्मल है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन, ये जो ऊपर सब बताया गया है उसी का है।
अगर आप की एज खुद की और फैमिली जो अपने मेंबर्स है, यानी जो आपकी स्पाउस है और जो बच्चे हैं 60 से बिलो है, तो आपको मैक्सिमम जो मिलेगा 25,000 आपका मिलेगा। पेरेंट्स आपके 60 ईयर्स से बिलो एज के हैं तो 25,000 उनका मिलेगा, तो टोटल आपको जो इसमें डिडक्शन मिलेगी 50,000 की मिलेगी। अगर आपकी एज 60 ईयर्स से बिलो है लेकिन पेरेंट्स 60 प्लस है तो 25,000 आपका मिलेगा और पेरेंट्स का 50,000 मिलेगा, तो टोटल डिडक्शन आपको 75 की मिलेगी। अगर आप भी सीनियर सिटीजन है और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो 50,000 आपका और 50,000 आपके पेरेंट्स का, तो 1 लाख का मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है 80E। जो भी हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, इसका भी हमें टैक्स में बहुत बेनिफिट मिलता है। द इंडिविजुअल कैन क्लेम दिस डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एन इन एजुकेशनल लोन टेकन फॉर सेल्फ, खुद के लिए, पत्नी के लिए या हस्बैंड के लिए, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड ए पर्सन फॉर होम द एसएससी इज ए लीगल गार्जियन, या फिर वो जिसका वो पर्सन लीगल गार्जियन है। द पर्सन रिपेइंग द लोन फॉर द अबव मेंशन्ड पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम 80E डिडक्शन। यानी जो भी हम लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट ले रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया था उसका, उसका हमें इंटरेस्ट का हमें बेनिफिट मिल सकता है। डिडक्शन कैन ओनली बी अवेल फॉर 8 years एंड इफ द लोन इज टेकन इन द नेम ऑफ द टैक्स पेयर। कंडीशन ये है कि जो डिडक्शन का जो क्लेम कर सकते हैं हम, वो केवल 8 साल तक कर सकते हैं, और वो भी कंडीशन ये होगी जो लोन लिया गया है वो टैक्स पेयर के नाम से लिया गया हो। Only the loan available from recognized charitable institution and financial institutions are eligible for deduction. Also, loan from friends, relatives cannot be used to claim deduction. सबसे मेन बात यह है कि आपने नेशनलाइज और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से ही आपने लोन लिया हुआ हो, यानी बैंक वगैरह से ही। दोस्ती रिश्तेदारी में कुछ लिया तो उसको कोई छूट नहीं मिलेगा। इफ योर पेरेंट्स आर शेयरिंग द ईएमआई पेमेंट, अगर किसी बच्चे ने लोन लिया और उसके पेरेंट्स के साथ में ईएमआई शेयर कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से वो दोनों अपने अपना जो जो पे किया होगा क्लेम कर सकते हैं। प्लीज नोट दैट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E कैन बी क्लेम बाय इंडिविजुअल्स ओनली, यानी इंडिविजुअल्स ही इसको ले सकते हैं। एचयूएफ और कंपनीज के केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट सेक्शन 80G। 80G यानी जो हम डोनेशन देते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स को और काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, वो 80GG आता है, वो अलग सेक्शन है, लेकिन ये 80G है, यहाँ पे केवल चैरिटेबल पार्टी ट्रस्ट और उन्हीं के लिए बात की जा रही है। कंडीशन ये है कि जो चेक से देंगे वही एलिजिबल है इसके लिए, या फिर आप ऑनलाइन मोड से दे सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू दे सकते हो। कैश में मैक्सिमम लिमिट इसमें 2,000 की ही है। नोट इन काइंड कंट्रीब्यूशन सच एज फूड, मटेरियल, क्लॉथ, मेडिसिन एक्सेट्रा एंड डोनेशन एक्सीडिंग 2,000 शुड नॉट बी इन कैश टू क्वालिफाई फॉर 80G। अगर 2,000 से ज्यादा किया तो वो इसमें क्वालिफाई नहीं करेगी, आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, इस चार्ट के थ्रू आपको ये कुछ हद तक ब्रीफ किया जा सकता है कि जो डोनेशंस होती हैं इसमें दो प्रकार की होती है। एक ये कि जितना भी पैसा आपने दिया वो पूरी तरीके से आपको उतना पूरा छूट मिलेगा, यानी 100%। कुछ होती है कि उसमें 50% मिलता है जितना आपने दिया। कुछ होता है कि जो भी आपको 100% मिलेगा लेकिन उसका भी पर्टिकुलर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है जिसको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। और कुछ होता है कि जो हमें मिलेगा उसका 50% मिलेगा, लेकिन उसके साथ भी कुछ कंडीशंस होती है। तो इन सब के लिए एक आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है। अगर आपको किसी भी चीज की कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से रिलेटेड, टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेंस चाहिए, तो आप किसी भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, मार्च का सीजन है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए टैक्स सेव आप कर लें, क्योंकि अगर आप टैक्स सेव नहीं करेंगे तो टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अभी टाइम है बहुत कम, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं पूरी टैक्स प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस की जा सके। तो थैंक यू।